वेलकम टू ऑनलाइन विद्या क्लासेस। देखो हमने जो राजनीति विज्ञान का चैप्टर किया था, संसद के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने जो कार्यपालिका की बात की थी और हमने ये बात किया था जो भारत है उसके अंदर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। यानी भारत के अंदर जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ये जो संसदीय शासन प्रणाली का जो मॉडल है वो ब्रिटेन का मॉडल है, यानी ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो इसी कारण इसी प्रणाली की जो विशेषता है, इसके अंदर दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, यानी दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। एक तो इसके अंदर होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, एक इसके अंदर हमने पढ़ा था वास्तविक कार्यपालिका। इसके आधार पर हम जो नाम मात्र की कार्यपालिका था, यानी जो राष्ट्रपति को हम कंप्लीट कर चुके हैं। राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में ये हम पूरा कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो वास्तविक कार्यपालिका का टॉपिक है, यानी मुख्यमंत्री जो अपने मंत्री परिषद और उसका जो प्रमुख है या प्रमुख मुखिया प्रधानमंत्री, इसको हम कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, मंत्री परिषद और उसके अध्यक्ष या उसके मुखिया के प्रधानमंत्री को। चलो आज हम शुरू करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। देखो ये वास्तविक कार्यपालिका है, और वास्तविक कार्यपालिका भी कैसे, हमने आर्टिकल 74 पढ़ा था। ये क्या है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका अगर हम बात करें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, तो जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति वो होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये कुछ बातें ध्यान रखना। एक राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो होता है शासनाध्यक्ष, यानी सरकार का अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्र का अध्यक्ष अगर आपसे पूछे, राष्ट्राध्यक्ष पूछे तो आंसर आएगा राष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष यानी शासन का अध्यक्ष पूछे तो आएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, ये मतलब ये नामात्र यानी राष्ट्र का अध्यक्ष लिखा गया, उसको सरकार का अध्यक्ष नहीं लिखा गया, तभी तो वो नामात्र का है। यानी वो खुद काम नहीं करता, काम तो सरकार करेगी, कार्यपालिका करेगी, तो उसको सरकार का अध्यक्ष नहीं बल्कि राष्ट्र का अध्यक्ष माना गया है। यानी एक राष्ट्र का गौरवपूर्ण पद सर्जित किया गया, एक मान सम्मान का पद सर्जित किया गया, उसे बोलेंगे राष्ट्रपति। तो जो शासनाध्यक्ष सरकार का अध्यक्ष बनाया गया वो प्रधानमंत्री को बनाया गया, ताकि एक शासन को बढ़िया तरीके से चलाया जा सके, यानी एक वास्तविक अध्यक्ष की स्थापना की गई है। तो ये वास्तविक कार्यपालिका कैसे है, तो हमने एक आर्टिकल 74 पढ़ा था। आर्टिकल 74 उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, देखो इससे पहले हमने एक पढ़ा था आर्टिकल 53। इसके अंदर हमने बात की थी कि जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब इसको हमने संवैधानिक अध्यक्ष की बात की थी कि राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक अध्यक्ष होता है, संविधान के अनुसार टोटल जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन आर्टिकल 74 क्या बोल देता है, वो ये कह देता है भी राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग, यानी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग, इन शक्तियों का उपयोग मंत्री परिषद व उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री की या प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा, यानी उसके सलाह से करेगा। इसका मतलब जो प्रधानमंत्री मंत्री से जो सलाह देगा राष्ट्रपति को, वही राष्ट्रपति क्या कर देगा, उसका काम करेगा, उसकी शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसका मतलब सलाह देने वाला ये शक्तिशाली हुआ, वास्तविक हुआ, ये तो साइन करता है, लास्ट में हस्ताक्षर करता है, ये नामात्र का हुआ। देखो अगर सलाह की परामर्श की बात करें तो इसके अंदर दो फैक्ट आते हैं। इसके अंदर एक बात तो ये आती है कि क्या राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। इसके अंदर यह बाध्य है तो क्यों है, नहीं है तो वो मतलब कितनी बार उसको मना कर सकता है। तो बात सुनो, तो एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। देखो उसके अंदर क्या कर दिया, राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया भी आपको सलाह माननी ही पड़ेगी एक ही बार में। जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ने जो सलाह दी है राष्ट्रपति के पास आती है तो एक ही बार में उसको हस्ताक्षर करना पड़ेगा। इसका मतलब उसको बाध्य कर दिया, वो मना नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक हुआ था 44वां संविधान संशोधन।
44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, मोरारजी देसाई के काल में हुआ था, ये इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक बात जोड़ दी भी राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। देखो इसके अंदर तो क्या है, एक बार भी नहीं लौटा सकता, राष्ट्रपति बाध्य है, जैसे प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री ने उसको सलाह दी राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वो एक बार के लिए लौटा सकता है। हाँ, अगर दूसरी बार वही सलाह है, दूसरी बार अगर वही सलाह आती है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। हस्ताक्षर के लिए क्या होता है, बाध्य। इसका मतलब दूसरी बार उसको हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। तो इसके अंदर तो एक बार भी नहीं लौटा सकता, इसमें एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर वही सलाह उसके बाद आती है तो राष्ट्रपति उस पर क्या करता है, साइन करता है। अगर इसके हम एक फैक्ट की बात और करें, देखो हम पढ़ते थे न्यायिक पुनरावलोकन, यानी न्यायपालिका की बात करते थे। उसके तहत अगर किसी प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो हम सीधे क्या जा सकते हैं, न्यायपालिका में जा सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, अब जो मंत्री परिषद और जो प्रधानमंत्री है उसका प्रधान जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, उसकी न्यायिक जांच नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना बात, न्यायिक जांच, ये सलाह दी तो क्या दी, इस चीज की न्यायिक जांच नहीं हो सकती। ठीक है, अब आगे बात आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा वो क्या करेगा, मंत्री परिषद और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अब सलाह मानने के लिए बाध्य है, नहीं पढ़ चुके हैं, 42वें तहत उसको बाध्य कर दिया गया था, 44वें तहत उसको क्या कर दिया गया था, एक बार वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। उसके बाद अगर हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें, देखो जो हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 75 के तहत होती है। यानी आपका अनुच्छेद 76 क्या कहता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात करता है। अगर इसके अंदर मैं ये बोलूं कि आर्टिकल 76 में क्या लिखा है, ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बारे में बता चुका हूं मैं, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। प्रधानमंत्री होते हैं निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त, तो ध्यान रखना इसका आंसर रहेगा नियुक्त। प्रधानमंत्री का अलग से चुनाव नहीं होता, क्योंकि मैं आप इसके साथ आपको बता ही देता हूँ। देखो हमारा जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, और ब्रिटिश में क्या है, ब्रिटिश में ये है समानों में प्रथम। प्रधानमंत्री क्या कहा जाता है, समानों में प्रथम कहा जाता है। इसका मतलब होते हैं सारे समान ही है, वो प्रथम होता है, नेता होता है, इसी कारण उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसी ब्रिटिश मॉडल की प्रक्रिया को भारत में अपनाया गया है। भारत में जो प्रधानमंत्री है वो क्या है, समानों में प्रथम है। इसका मतलब प्रधानमंत्री का अलग से चुनाव नहीं होता, ये नहीं वो अलग है प्रधानमंत्री, उसका निर्वाचन अलग हो रहा है तो सभी समान, बल्कि उसमें प्रथम है वो, यानी उस दल का नेता है। चलो यह बात करते हैं। आर्टिकल 76 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इसका मतलब नियुक्ति तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगर इसके साथ शपथ की भी बात कर ले तो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। पद और गोपनीयता दो प्रकार की शपथ लेते हैं मंत्री, एक तो पद की लेते हैं, एक गोपनीयता की लेते हैं। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली में गोपनीयता एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, सबसे बड़ा मैटर होता है। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 73 प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। अब बात ये आती है क्या उसको नियुक्ति करने का अधिकार है तो वो किसी को नियुक्त कर देगा क्या, ऐसा नहीं है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, जो संसदीय मॉडल होता है, जो तंत्र होता है, उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर जिस दल को बहुमत मिलता है, जिस दल को बहुमत मिलता है उसी दल के नेता को क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से थोड़ी नियुक्त कर देगा, वो तो देखेगा बहुमत दल कौन सा है और उस दल का नेता कौन सा है, उसको वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा। और जब प्रधानमंत्री सलाह देगा
उस सलाह के अनुसार वो क्या करेगा, मंत्रिपरिषद को नियुक्त कर देगा, मंत्रिपरिषद को क्या कर देगा, नियुक्त कर देगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर तो राष्ट्रपति के पास कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, उसको बाध्य है वो जिस दल को बहुमत मिला उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, उसको कोई इसके अंदर सर्वविवेक की शक्ति नहीं है। सर्वविवेक की शक्ति कब आती है, जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलता, जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। अपनी किसी भी जो बड़ा दल है उसको वो कह सकता है आप प्रधानमंत्री, आप सरकार बनाओ अपनी, और आप 1 माह के अंदर या जो भी टाइम देकर वो क्या कर सकता है, आप अपना बहुमत साबित करो। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास थोड़ी बहुत पावर आ सकती है जब राष्ट्रपति किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता। अब इसी के आधार पर हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण कर लेते हैं। तो 1979 का उदाहरण है। देखो 1979 के अंदर जो हमारे राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, और 1979 में जो सरकार थी वो जनता पार्टी की सरकार थी। किसकी थी, जनता पार्टी के। उसके पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और ये जनता पार्टी क्या हो गई थी 1979 के अंदर गिर चुकी थी, यानी इसका बहुमत खत्म हो चुका था, ये लोकसभा भंग हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में ये राष्ट्रपति ने एक अपने सर्वविवेक शक्ति का यूज करते हुए, सर्वविवेक शक्ति का यूज करते हुए चौधरी चरण सिंह को क्या किया था, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। ऐसे बहुत से हो चुके हैं हमारे, इसके अंदर आप देख लेना थोड़ा बहुत भी। ठीक है, 1979 में जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, और इनके गिरने के कारण उसके बाद जो नीलम सिंह रेड्डी उस टाइम तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, ये मतलब इसके अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति की सर्वविवेक की शक्ति चल जाती है। वैसे अगर किसी दल को बहुमत मिल जाता है फिर तो कोई मैटर नहीं है, फिर तो उसके नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन जब बहुमत नहीं मिलता या बहुमत खत्म हो जाता है, ऐसी स्थिति वो क्या कर देता है, अपनी इच्छा से किसी भी दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो बड़े जिसके पास ज्यादा सीटें होती है उसको नियुक्त करेगा और उसको एक कुछ टाइम दे देगा, महीने का, 15 दिन, 20 दिन, जितना भी महीने का टाइम देते हैं, और उसके लिए तो वो क्या कर देगा, फिर उसको उसी समय के दौरान बहुमत साबित करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में, नियुक्ति होगी उसकी। ठीक है, आर्टिकल 74 हो गया, 76 हो गया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में। प्रधानमंत्री की स्थिति, देखो प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी है, मैं एक चीज तो आपको बता चुका हूं, ये समानों में प्रथम है, जो ब्रिटिश मॉडल में पाई जाती है, समानों में प्रथम, ये हमारे भारत में पाया जाता है। ठीक है, यानी समानों में प्रथम है, इसका मतलब भारत के अंदर भी ब्रिटिश मॉडल की प्रक्रिया को अपनाया गया, तो भारत में भी क्या है, ये समानों में प्रथम है। देखो एक व्यक्ति था, अगर हम बात करें जेनिक्स व्यक्ति था, उन्होंने एक बात की थी प्रधानमंत्री के बारे में। ये कहता है प्रधानमंत्री है ना, वो एक सूर्य के समान है, प्रधानमंत्री सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर घड़े चक्कर लगाते हैं, जिसके चारों ओर क्या करते हैं, घड़े चक्कर लगाते हैं। ये बात की थी जेनिक्स ने। इसका मतलब सूर्य मुख्य होता है ना, सौरमंडल के बिल्कुल दूरी में, केंद्र में होता है। ठीक है, उस सूर्य के चारों जो सारे चक्कर लगाते हैं, सारे जो रोशनी लेने वाले हैं वो कहां से लेते हैं, सूर्य से तो लेते हैं। इसका मतलब सूर्य मुख्य है, विश्व का प्रधानमंत्री भी मुख्य है, यानी ये सभी को कंट्रोल करता है, सभी को शक्ति देता है। ठीक है, सभी को रोशनी देता है। ये क्यों, क्योंकि हमने बात की थी कि प्रधानमंत्री है जो मंत्रियों को नियुक्त करने की लिस्ट देता है, वो किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास। यानी प्रधानमंत्री बताएगा कि किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना।
राष्ट्रपति नियुक्त जरूर करता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति अपनी मर्जी से थोड़ी नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जहां पर प्रधानमंत्री उनको पास जो लिस्ट पहुंचा देगा नाम की, उनको नियुक्त कर दिया जाएगा। और हम ये भी बात करते हैं भी वो सभी को मंत्री भी नहीं बना सकता, क्योंकि देखो हम इसके तहत एक बात कर लेते हैं 2003 का एक, इसके साथ ही मैं फैक्ट बता ही देता हूँ आपको। देखो 2003 को लेकर चलते हैं हम। 2003 में संशोधन हुआ था 91वां संविधान संशोधन। इससे पहले क्या था? इससे पहले तो ये मैटर था कि जो सरकार होती थी वो अपनी मर्जी से कितने ही मंत्री बना सकती थी, परिस्थितियों के अनुसार वो मंत्रियों को बढ़ा भी सकती थी, यानी मंत्री बहुत ज्यादा हो जाते थे। मंत्री इसके कारण हमारे राजकोष पर बहुत ज्यादा मतलब दबाव पड़ने लगा। अब जैसे गठबंधन की सरकार थी, सभी को मंत्री का लालच दे के उनको मिला लेते थे और सभी को मंत्री बना देते थे। तो ऐसी स्थिति में मंत्रियों की संख्या अधिक हो जाती थी, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार थी, मंत्रियों की संख्या अधिक हो जाती थी। फिर 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इसके बाद ये निर्णय कर दिया गया था कि जो लोकसभा है और जो विधानसभा है राज्यों में, उनका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। अगर आप मंत्री बनेंगे वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री समेत ही 15% के होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लें राजस्थान का, राजस्थान में जो विधानसभा सीटें हैं एमएलए वो 200 है, उसका 15% यानी कितना हो गया? 30। यानी हमारे राजस्थान में 30 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते, मुख्यमंत्री समेत ही 30 मंत्री होंगे। ये कानून में संविधान संशोधन द्वारा फिक्स कर दिया गया, इसको अधिकतम संख्या बना दी गई। इससे ज्यादा नहीं जा सकते, कम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन सभी के ये क्या होता है? सूर्य के समान है, यानी ये जो सारे मंत्री हैं वो इसके आले दुआले, इसके चारों में क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। जैसे लोकसभा वर्तमान में 545 सीट है, तो इसका 15% निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितने मंत्री हो सकते हैं केंद्र के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। जेनिक्स ने कहा था भी सूर्य के समान है और पूरे जैसे सूर्य के चारों ग्रह चक्कर काटते हैं, इसी प्रकार प्रधानमंत्री भी सूर्य के समान है और टोटल शासन तंत्र है वो उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। एक रेमजो मेयर था, रेमजे मेयर, इन्होंने कुछ बात की थी। इसने कहा था ये तो जहाज होता है ना, इसका मलाहा है, ये मलाहा है। यानी जो देखो जहाज के टोटल कमान किसके पास होती है? उस कप्तान के पास ही होती है, मलाहा के पास ही होती है। इसी प्रकार देश की टोटल कमान किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री एक देश के जहाज की तरह है, जैसे जहाज को चलाने के लिए मलाहा, इसी प्रकार जहाज का मलाहा है ये प्रधानमंत्री है। वो टोटल कमान होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, ये कहा था रेमजे मेयर ने। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री की। हाँ, अपने एक नया टॉपिक ले लेते हैं, मंत्रियों के प्रकार। देखो मैं कह दिया मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। देखो तो मैं मंत्रियों को प्रकार बता रहा हूँ, संविधान में उल्लेखित नहीं है, ध्यान रखना। ये संविधान में उल्लेखित नहीं है, बल्कि ये तो प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए हैं। देखो एक तो इसके अंदर बात करते हैं हम जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, एक इसके अंदर बात करते हैं हम राज्य मंत्री, एक इसके अंदर बात करते हैं उप मंत्री। इसके अंदर एक चौथा प्रकार भी होता है, वो अलग यूनिटों में, इसका मैटर अलग है, संसदीय सचिव। देखो कैबिनेट स्तर के मंत्री वो होते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, यानी इनके अंदर जो विभाग होते हैं वो स्वतंत्र विभाग होता है। ये अपने विभाग के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, और विभाग से संबंधित टोटल निर्णय लेना इन्हीं का काम होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, ठीक है। एक छोटा रूप होता है। एक तो ध्यान रखना, इन तीनों को मिक्स रूप से बोलते हैं मंत्री परिषद, यानी मंत्री परिषद में कैबिनेट स्तर, राज्य मंत्री, उप मंत्री तीनों ही आ जाते हैं। अब हम सिर्फ अगर आप समझे ना कैबिनेट स्तर और मंत्री परिषद में अंतर बताओ, तो कैबिनेट स्तर होता है मंत्री परिषद का ही एक भाग है। मंत्री परिषद तो तीनों मंत्रियों को इकट्ठा बोलते हैं, मंत्री परिषद कैबिनेट स्तर है वो इसका एक भाग है, ठीक है। यानी टोटल जो महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं वो टोटल कहाँ लिए जाते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से लिए जाते हैं। ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं और अपने विभाग में टोटल निर्णय लेने वाला होता है वो यही लेते हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है।
उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री, ये इससे नीचे के दर्जे के होते हैं, ठीक है। इनको कभी कभी स्वतंत्र प्रभाव सौंप दिया जाता है, पक्का नहीं है, कभी कभी सौंप दिया जाता है स्वतंत्र प्रभाव। उसके बाद आते हैं उपमंत्री। ये जो उपमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल निम्न स्तर के मंत्री होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है आवश्यकता पड़ने पर कैबिनेट स्तर और राज्य मंत्री की सहायता करना। आवश्यकता पड़ने पर जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री है, उनकी सहायता करते हैं उपमंत्री, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ इन तीनों मंत्रियों के जो प्रकार हैं इनको मिक्स रूप से बोलते हैं मंत्री परिषद। और एक बात आ जाता हूँ आपको, हमारे संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का यूज नहीं है, लेकिन एक स्थान पर कर दिया गया है 352 में, आर्टिकल 352 में। ये किया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसके अंदर देखो 352 क्या लगता है, आपातकाल लगती है, इमरजेंसी लगती है, ये हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति की शक्तियों में, ठीक है। इसके जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो 352 में ये बात लिखी है, राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाएगा, राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाएगा तो मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श से लगाएगा। तो मंत्रिमंडल शब्द का यूज हो चुका है ना। इसका मतलब 1978 से पहले कोई भी अपने संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का यूज नहीं था, बल्कि मंत्री परिषद का था। 1978 में ये बात मंत्रिमंडल शब्द का एक बार यूज हो चुका है 352 के अंदर। चलो बात करते हैं इनकी। यानी तीनों स्तर के मंत्री आते हैं, वो उनको मिक्स रूप से यानी कहते हैं, बोलते हैं मंत्री परिषद। और बता देता हूँ इन, अगर आपसे पूछे तो तीनों मंत्रियों का संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है, यानी संविधान में लिखित नहीं है, ये बात याद रखना। संविधान में नहीं लिखे गए तीनों मंत्री, इसका संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। ये तो सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए मंत्रियों के प्रकार बांट दिए गए, ठीक है। अब इनको संसदीय सचिव और इनमें क्या अंतर है बता देते हैं। देखो जो ये तीनों प्रकार के मंत्री है, इनको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति कहलाता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। इनको शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और शपथ भी 2 प्रकार की होती है, आपको बता चुके हैं, पद और गोपनीयता की। लेकिन ये इनका जो अलग मैटर है, इसको जो नियुक्त करता है वो प्रधानमंत्री करता है, ध्यान रखना। संसदीय सचिव को नियुक्त कौन करता है, प्रधानमंत्री। और इनको शपथ भी कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री। इसलिए अलग है, ये अलग मैटर है इनका। वैसे गिने तो ये 4 नंबर के इसके साथ ही जाते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 3 अलग है, ये अलग है, क्योंकि ये तो आवश्यकता पड़ने पर कुछ जरूरत पड़े तब इसको बना दिया जाता है। तो ये 3 मंत्री होते हैं जिनको नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ राष्ट्रपति। संसदीय सचिव होते हैं वो नियुक्ति प्रधानमंत्री और शपथ भी प्रधानमंत्री। तो इनके बारे में पढ़ चुके हैं, आपको याद रखना है प्रधानमंत्री शब्द का यूज हुआ है बहुत बार आ चुका है, और मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया, ठीक है। ये 3 प्रकार के मंत्री हैं। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री, इनको स्वतंत्र प्रभार होते हैं, उनके निर्णय अंतिम होते हैं, ये अपने विभाग के प्रमुख से होते हैं, इनको स्वतंत्र प्रभार सौंप भी दिया जाता है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो टोटल कैबिनेट स्तर के मंत्री ले जाते हैं, जिसे मंत्रिमंडल बोलते हैं, ठीक है। उपमंत्री जो नीचे दर्जे होते हैं, और ये क्या करते हैं, इन दोनों की सहायता करते हैं कार्य में, और इनको शपथ होती है, पद और गोपनीयता की 2 प्रकार की शपथ होती है, ध्यान रखना। शपथ कितने बार लेते हैं, 2 प्रकार की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। देखो यदि हम प्रधानमंत्री की शक्ति की बात करें, प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य, देखो ये करने से पहले आपको मैं एक आर्टिकल 78 वैसे तो हम कर चुके हैं राष्ट्रपति वाले, मैंने आपको बताया था ये 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के अधिकार, वो आर्टिकल 78 में आता है, और वही आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य बना देता है, उत्तरदायित्व। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मंत्री परिषद है और जो राष्ट्रपति है, उसके मध्य की जो कड़ी होता है ना, वो होता है प्रधानमंत्री। ये आर्टिकल 78 आपको बताता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का तो ये सूचना का अधिकार है, वो कोई भी प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है, मंत्री परिषद से, प्रधानमंत्री से, आपने जो निर्णय दी वो सूचना मेरे तक पहुंचा, तो सूचना का अधिकार है ना, आर्टिकल 78। और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है जो यहाँ पर निर्णय लिया है और राष्ट्रपति ने जो पूछा वो सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाए। तो
आर्टिकल 78 एक का कर्तव्य एक का अधिकार है, बहुत बार प्रश्न आ चुका है। राष्ट्रपति का आर्टिकल 78 अधिकार है या कर्तव्य है, क्या रखना प्रधानमंत्री का तो ये कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। राष्ट्रपति ने जो सूचना मांगी है या जो यहाँ पर निर्णय लिया गया उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाए। और राष्ट्रपति का सूचना अधिकार है, वो प्रधानमंत्री से क्या मांग सकता है, किसी भी निर्णय के बारे में सूचना, कार्य के बारे में सूचना मांग सकता है। ये आर्टिकल 78 है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। देखो प्रधानमंत्री एक हम बात कर चुके हैं, जैसे रेमजी मेनन ने कहा था ये जहाज की मलाहा की तरह, जैसे जेनिक्स ने कहा था ये सूर्य की तरह और पूरे ग्रह इसके चारों चक्कर काटते हैं। इसका मतलब ये मुख्य है, दूरी है। अगर कहे ना प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री वो सरकार की दूरी है, शासन की दूरी है, केंद्र बिंदु है। क्या है? केंद्र बिंदु। टोटल जो प्रशासन होता है ना वो उसके चारों ओर चक्कर काटता है। प्रधानमंत्री के चारों ओर कहते हैं मंत्री परिषद का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है, ठीक है, यानी मंत्री परिषद का नेता, यानी ये नेता के रूप में काम करता है। इसका मतलब ये प्रमुख व्यक्ति होता है और टोटल जितनी भी शक्तियां होती है ना, जो भी निर्णय लिया जाता है वो सारे इसके हाथों से निकलते हैं। कोई ऐसा निर्णय उसके बिना नहीं लिया जा सकता। तो हम उसकी शक्तियां और कार्य के बारे में बात करें तो पहला तो कार्य इसका यही होता है कि किस व्यक्ति को मंत्री बनाना। इसका मतलब मंत्रियों को नियुक्त करने की सलाह देता है राष्ट्रपति को, करने की सलाह। उन्हीं व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है मंत्री के रूप में। दूसरा, वो मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। विभागों कौन सा, किस व्यक्ति को कौन सा शिक्षा मंत्री बनाना है, किसको गृह मंत्री बनाना है, किसको स्वास्थ्य ऊर्जा, यानी किसको कौन सा विभाग सौंपना है, ये काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। वो क्या कर सकता है, वो किसी मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है, ध्यान रखना, किसी मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है, ठीक है। वो खुद इस्तीफा देकर पूरी मंत्री परिषद को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री, ठीक है। अगर हम बात करें, यदि हम बात करें तो देखो प्रधानमंत्री होता है ना, वो उन मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी कर सकता है। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल यानी एक दूसरे के विभाग को बदल सकता है वो। यानी टोटल काम किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है। अब हम बात करें, जैसे हमने पढ़ी थी राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है ना वो प्रधानमंत्री की है, क्योंकि राष्ट्रपति तो नाम मात्र का होता है। उसको सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री, जो शासन अध्यक्ष होता है, ठीक है। राष्ट्रपति तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक तो कर लेते हैं, एक आता है आपका प्रधानमंत्री सचिवालय, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री सचिवालय के बारे में, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, पहले इसको सचिवालय बोला जाता था, तो लिख देते हैं प्रधानमंत्री, इसको पहले सचिवालय कहा जाता था। ये कहा जाता था 1977 तक, और 1977 में मोरारजी देसाई ने क्या कर दिया था, इसको बदल दिया था। यानी सचिव संबंधी जितनी भी सलाह होती है, सचिव संबंधी जितना भी कार्य होता है ना, सलाह होती है, वो टोटल प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री क्या करता है, प्राप्त करता है। और बहुत ही प्रमुख विभाग होता है ये कार्यालय, बहुत प्रमुख होता है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेता है वो यही लेता है वहां पे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम प्रधानमंत्री के बारे में कुछ और भी चर्चा कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।